हेलो बच्चों। बेटा आज हमने एओडी का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे फंक्शन के नेचर को कि कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। ये लिखा है मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी भी इसी को बोलते हैं कि एक फंक्शन अगर सीधा इंक्रीज ही कर रहा हो या सिर्फ डिक्रीज ही कर रहा हो तो उसे मोनोटोनिक फंक्शन कहते हैं। मोनोटोनिक मतलब जिसका नेचर सेम रहे हमेशा। जैसे कि आपको ग्राफ दिख रहा है, सीधा बढ़ ही रहा है, ये कम ही हो रहा है, ठीक है ना, ये बढ़ रहा है, इसका नेचर हमेशा सेम रह रहा है, बढ़े जा रहा है, तो मोनोटोनिक फंक्शन है क्योंकि इंक्रीजिंग है। ये कम हो रहा है, कम ही हुए जा रहा है, डिक्रीज़ हुए जा रहा है, तो ये भी मोनोटोनिक फंक्शन है, डिक्रीजिंग है। ठीक है, ये क्या है अभी डिस्कस करेंगे। जो फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज दोनों करे वो मोनोटोनिक नहीं होता। जैसे कि ये दिखाता हूँ आपको। जैसे अगर आप ये वाला ग्राफ देखो ये इंक्रीज़ कर रहा है, फिर डिक्रीज़ कर रहा है, फिर इंक्रीज़ कर रहा है, फिर डिक्रीज़ कर रहा है, तो ये फंक्शन मोनोटोनिक नहीं है। मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल टोन, एक जैसी टोन हो, है ना। मोनोटोनिक मतलब सिंगल टोन हो। फंक्शन जो है या तो इंक्रीजिंग हो या तो डिक्रीजिंग, दोनों नेचर नहीं होनी चाहिए उसमें। ठीक है, तो उसे फंक्शन को मोनोटोनिक कहते हैं जो सिर्फ इंक्रीज़ करे या डिक्रीज़ करे। अब कैसे देखेंगे? देखो ग्राफ में तो हमें दिख रहा है, ग्राफ पढ़ के हम देख लेते हैं कि भैया इंक्रीज़ हो रहा है क्या डिक्रीज़। बिना ग्राफ पढ़े कैसे देख पाएंगे? अब वो बाद में देखेंगे। पहले एक फ़र्क हमें समझना है। चैप्टर में दो चीज़ें आएंगी, एक आएगा इंक्रीजिंग, एक आएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एक वर्ड आता है इंक्रीजिंग, एक आता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एक आता है डिक्रीजिंग, एक आता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्या फ़र्क है बताता हूँ। देखो आपको ये ग्राफ दिख रहा होगा, ये ग्राफ सिर्फ बढ़ ही रहा है। इस ग्राफ में जो वैल्यू है वो बढ़े जा रही है, फंक्शन का आउटपुट बढ़े जा रहा है ना। तो जो चेंज है वो हमेशा कैसा है? पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव है। तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या कहते हैं? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जो बढ़े ही जा रहा है। ठीक है, जैसे ये वाला है, ये हमेशा दिख रहा है आपको कम ही हुए जा रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, तो इसको कहते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है भाई। अब आप इसको देखो, इसमें क्या दिख रहा है आपको कि ये जो ग्राफ है, मैं यहाँ पे पॉइंट मार्क करता हूँ। मान लो ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। देखो ए से पहले फंक्शन डिक्रीज़ हो रहा था, ए से बी के बीच में फंक्शन कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट हो गया मतलब वो डिक्रीज़ भी नहीं हो रहा है, इंक्रीज़ भी नहीं हो रहा है ना। कांस्टेंट हो गया, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। बी के बाद फिर डिक्रीज़ हो रहा है, बी के बाद फिर डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब बीच में थोड़ी जगह ऐसी आई थी जहाँ पे जो है फंक्शन में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा था, वो कांस्टेंट हो गया था, वो कांस्टेंट हो गया था। तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं डिक्रीजिंग। क्या कहते हैं? डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में फ़र्क समझ में आ गया भाई। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब थ्रू आउट द इंटरवल हमेशा डिक्रीज ही करेगा हर पॉइंट पे, कहीं पे भी जाके ऐसा नहीं होगा कि उसमें कुछ चेंज ना हो, हर पॉइंट पे चेंज होगा और वैल्यू कम होती जाएगी। यहाँ पे अगर आप देखो ए और बी के बीच में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, इस पूरे रास्ते में वो सेम स्पीड पे चल रहा है, यूँ कह सकते हो आप। पूरे रास्ते में उसमें कोई चेंज नहीं आया। जब हर पॉइंट पे चेंज आए तो स्ट्रिक्टली वर्ड का यूज़ करना है। स्ट्रिक्टली का मतलब क्या है कि भैया कर ही रहा है, कोई भी ऐसे दो पॉइंट नहीं है जिस पे वैल्यू सेम हो, लेकिन इधर है ए और बी के बीच में सभी पॉइंट्स पे वैल्यू सेम है, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज़ नहीं कर रहा, उससे पहले कर रहा था, बीच में कांस्टेंट हो गया, फिर डिक्रीज़ कर रहा है, तो इसको डिक्रीजिंग कहेंगे। ये ज़्यादा प्रिसाइज हो गया ना, ये हमेशा डिक्रीज़ कर रहा है थ्रू आउट द इंटरवल, ये नहीं कर रहा। ऐसे ही ये इंक्रीजिंग है। देखो अगर आप ये पॉइंट मार्क कर लो एक ए और ये पॉइंट मार्क कर लो बी, तो आपको दिख रहा है ए से पहले इंक्रीज़ कर रहा था, ए से बी के बीच में कुछ चेंज नहीं हो रहा है, इसमें कांस्टेंट हो गया। ये हाइट जो है वो कांस्टेंट होगी ना। देखो ए से बी के बीच में हाइट पूरी सेम रह रही है हर टाइम, फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है, फंक्शन चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, फिर उसके बाद बी के बाद फिर बढ़ना शुरू हो गया, तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं इंक्रीजिंग। ठीक है भाई, तो
स्ट्रिक्टली और नॉन स्ट्रिक्टली में फ़र्क समझ में आ गया। स्ट्रिक्टली वर्ड लग गया मतलब हर पॉइंट पे वैल्यू बढ़ेगी ही, कहीं पे भी कांस्टेंट नहीं होगी वैल्यू। और जब स्ट्रिक्टली नहीं लिखा है तो मतलब बीच में कहीं ना कहीं पे कांस्टेंट हो रही है। अब ये तो आपको ग्राफ देख के समझ में आ गया, बिना ग्राफ देखे कैसे समझ में आएगा। अब आपको समझाता हूँ लॉजिक। देखो ये आपको दिख रहा है कर्व है, जो कि हमें दिख रहा था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, बढ़ रहा है हर पॉइंट पे। अगर आप देखो बेटा, आपकी टेंजेंट का स्लोप, आप टेंजेंट बनाओ एक पॉइंट पे, मान लो आपने इस पॉइंट पे ये टेंजेंट बना दी ए पे, ये ए एक पॉइंट था, आपने इस पे टेंजेंट बनाई, ठीक है। फिर ये मान लो एक बी पॉइंट था, अब आपने इस पे भी टेंजेंट बना दी, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है कि जो टेंजेंट का स्लोप है वो बढ़ रहा है, टेंजेंट का स्लोप जो है वो बढ़ रहा है। ए पॉइंट बी से छोटा था, ए पे जो स्लोप था, बी पे जो स्लोप है वो ए वाले स्लोप से ज़्यादा है ना। ए जो है वो बी से छोटा नंबर है, ए जो है वो बी से छोटा नंबर है। ए पे जो टेंजेंट का स्लोप था और बी पे जो टेंजेंट का स्लोप है, बी वाला स्लोप ज़्यादा है ए वाले स्लोप से। तो जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा स्लोप भी बढ़ रहा है, स्लोप भी बढ़ रहा है, यानी कि एफ डैश एक्स जो है वो पॉजिटिव है। चेंज जो फंक्शन में आ रहा है वो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। पूरे कहीं पे भी आप देखो, देखो ये तो टेंजेंट से मैंने आपको समझा दिया कि जो एफ डैश एक्स है, जो आपका डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव आएगा। टेंजेंट जब पॉजिटिव होती है ना भाई, अपवर्ड स्लोपिंग कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, अपवर्ड स्लोपिंग। वैसे भी आप देखो, इस पे मैं कभी भी टेंजेंट बनाऊंगा तो जो एंगल बनेगा एक्स एक्सिस के साथ, ये जो एंगल बनेगा ये एक्यूट बनेगा। एंगल जब भी एक्यूट बनता है ना भाई, जब भी एक्स एक्सिस के साथ एंगल एक्यूट बनता है किसी लाइन का, तो एंगल 90 से कम है। और 0 से 90 के बीच में अगर एंगल होता है तो टैन थीटा आपको पता है पॉजिटिव होता है। अगर एंगल 90 से ज़्यादा हो जाएगा तो टैन थीटा नेगेटिव होता है ना। तो क्योंकि ये सारे एंगल 90 से कम ही बनेंगे, यानी कि जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो, यानी एफ डैश एक्स यानी स्लोप, वो हमेशा क्या होगा, वो बड़ा आएगा। किससे, ज़ीरो से, है ना। तो जब भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो उसका जो डेरिवेटिव, उसका जो चेंज होगा एफ डैश एक्स, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो। तो ये बात आपको याद रखनी है बस, ठीक है। अगर ये टेंजेंट वाली बात से समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो सीधा बताता हूँ। एफ डैश का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब चेंज, चेंज पॉजिटिव है। चेंज पॉजिटिव का मतलब वैल्यू बढ़ रही है ना, तो इंक्रीजिंग ही तो हुई भाई। और हमेशा ही पॉजिटिव है, हमेशा ही चेंज क्या है, पॉजिटिव है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ऐसे ही इसमें क्या होगा, हमेशा ही आपका चेंज क्या होगा, नेगेटिव। हमेशा ही चेंज क्या होगा, नेगेटिव। तो चेंज अगर नेगेटिव है, एफ डैश एक्स अगर नेगेटिव है तो फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग। और चेंज अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। एफ डैश एक्स ले लो या डी वाई बाई डी एक्स लिख लो। क्या लिख लो, डी वाई बाई डी एक्स। बात तो एक ही है कि भैया डी वाई बाई डी एक्स अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, और डी वाई बाई डी एक्स अगर लेस देन ज़ीरो है तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखो, ए से बी के बीच में फंक्शन तो कांस्टेंट हो गया, ए से बी के बीच में फंक्शन कांस्टेंट हो गया, तो इसकी टेंजेंट तो पैरेलल हो गई एक्स एक्सिस के, यानी स्लोप ज़ीरो हो गया। आप वैसे भी समझ सकते हो कि भैया जब फंक्शन कांस्टेंट है ए से बी के बीच में तो चेंज तो आ ही नहीं रहा ना, तो चेंज कितना है, ज़ीरो। उससे पहले चेंज कैसा था, नेगेटिव, क्योंकि डिक्रीज हो रहा था। उसके बाद भी कैसा है, नेगेटिव। तो इधर चेंज नेगेटिव था, इधर चेंज नेगेटिव था, इधर चेंज ज़ीरो है। तो मतलब इस पूरे में चेंज ज़ीरो भी है और नेगेटिव भी है, चेंज ज़ीरो भी है और नेगेटिव भी है। यानी कि अगर आपका जो चेंज है एफ डैश एक्स, इट इज़ लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो हो तो हम क्या कहते हैं, फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में फ़र्क क्या हुआ, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में हमेशा चेंज लेस देन ज़ीरो होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन डिक्रीजिंग में लेस देन ज़ीरो भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पे फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, चेंज इज़ पॉजिटिव। यहाँ पे फंक्शन कांस्टेंट हो गया, चेंज इज़ ज़ीरो। यहाँ पे चेंज कैसा है अपना, पॉजिटिव। यहाँ पे चेंज कैसा है, ज़ीरो। यहाँ पे भी चेंज कैसा है, पॉजिटिव। तो यानी जो एफ डैश एक्स है, इट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। समझ गए बात, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो।
कि भैया चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। तो फ़र्क हो गया ना। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब चेंज पॉजिटिव ही होना चाहिए, और इंक्रीजिंग मतलब चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। ये दोनों में फ़र्क है। बच्चों को फ़र्क समझ में नहीं आता एंड तक, आपको सीधा बता दिया मैंने, पूरा कंसेप्ट को छोड़ो, आपको सीधी बात बता रहा हूँ। एफ डैश एक्स यानी चेंज अगर सिर्फ पॉजिटिव है, ज़ीरो से बड़ा ही है हमेशा, ज़ीरो नहीं हो रहा, ज़ीरो से बड़ा ही है, तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अगर वो ज़ीरो से बड़ा भी है और कहीं पे ज़ीरो भी हो रहा है तो उसको हम इंक्रीजिंग बोलते हैं। सेम डिक्रीजिंग का फंडा है। अगर चेंज हमेशा नेगेटिव है, कभी भी ज़ीरो नहीं हो रहा, सिर्फ नेगेटिव ही है, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और नेगेटिव भी हो रहा है और कहीं पे ज़ीरो भी हो रहा है तो उसको डिक्रीजिंग बोलेंगे। ठीक है, ये ज़्यादा प्रिसाइज हो गया ना, क्योंकि डिक्रीज़ का मतलब ये कम हो, ज़ीरो हो गया तो कम कहाँ हो रहा है। चेंज ज़ीरो होने का मतलब क्या है कि चीज़ कांस्टेंट हो गई। बच्चे ज़ीरो का मतलब समझते हैं वैल्यू ज़ीरो, अबे फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो नहीं है, एफ डैश एक्स ज़ीरो है। एफ डैश एक्स ज़ीरो मतलब चेंज ज़ीरो, जैसे यहाँ पे चेंज ज़ीरो है इसे भी के बीच में, फंक्शन कांस्टेंट हो गया। कभी भी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ज़ीरो है तो वो फंक्शन कांस्टेंट है, वहाँ पे कांस्टेंट है मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया भाई, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो चलते हैं आगे। आगे क्या है फंडा। अब ये आप ग्राफ देखो, इस ग्राफ में आपको दिख रहा होगा ये कहीं पे इंक्रीज कर रहा है, कहीं पे डिक्रीज कर रहा है। तो ऐसे को क्या कहते हैं हम, ऐसे को कहते हैं नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। क्या है ये, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। कि भैया ना तो ये पूरे में इंक्रीज कर रहा है, ना तो पूरे में डिक्रीज कर रहा है, कहीं पे इंक्रीज कर रहा है, कहीं पे डिक्रीज कर रहा है। इसकी ज़िंदगी में कुछ उतार चढ़ाव ज़्यादा ही है ना। तो अब क्या करें ऐसे का, ऐसे क्वेश्चन को क्या कहता है, ये सब इंटरवल्स में तोड़ो। क्या करो, सब इंटरवल्स में तोड़ो उसको। ऐसे इंटरवल में तोड़ो कि कितने पार्ट में दिखाओ इंक्रीज कर रहा है और कितने में डिक्रीज कर रहा है। क्या कह रहा है वो, जब कोई फंक्शन नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है, ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन में कहे, मैं वैसे ही कह रहा हूँ, कह देता है कभी कभी कि भैया ये नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है, तो इसको टुकड़ों में बांटो कि कितने पार्ट में ये इंक्रीज कर रहा है और कितने में ये डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप ग्राफ को देखो ठीक से, तो देखो आप अगर ये पॉइंट देखो, ये मान लो ए पॉइंट है कोई, ए पॉइंट पे, ए पॉइंट से पहले वैल्यू बढ़ रही थी, ए के बाद कम होना शुरू हो गई, फिर कहाँ तक कम हुई, यहाँ पे थोड़ा सा, चलो इधर ले लेता हूँ इसको। ठीक है, मान लो यहाँ पे था, यहाँ के बाद बढ़नी शुरू हो गई। ठीक है, या आगे ले लो, कहीं भी ले लो, तो ये बी पॉइंट है मान लो, तो बी तक फिर घट रही थी, फिर बी के बाद बढ़नी शुरू हो गई। ठीक है, फिर कब तक बढ़ी, सी तक बढ़ी, फिर सी के बाद घटनी शुरू हो गई। तो ये जो ए बी सी है इन्हें कहते क्या है, ये जो ए बी सी पॉइंट है, जब कोई फंक्शन नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग हो, मतलब ऊपर नीचे हुए जा रहा है, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, और उसको हमें सब इंटरवल्स में तोड़ना है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है, हमें बताना है कितने पार्ट में वो इंक्रीजिंग है, कितने में डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले हमें ये वाले पॉइंट पता होने चाहिए कि जब वो बढ़ रहा था किस मैक्सिमम पॉइंट पे आके वो गिरना शुरू हुआ, फिर किस मिनिमम पॉइंट पे आके वो बढ़ना शुरू हुआ, फिर किस मैक्सिमम पे आके वो गिरना शुरू हुआ, फिर ऐसे चलता रहेगा आगे, है ना। तो ये जो पॉइंट है, इन पॉइंट पे आपको दिख रहा है फंक्शन की वैल्यू या तो मैक्सिमम है या तो मिनिमम है। तो इन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, ये जो ए बी सी पॉइंट है इन्हें क्या कहते हैं हम, इन्हें कहते हैं पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये हमने नेक्स्ट टॉपिक भी पढ़ना है, वहाँ भी वही काम आएगा। इन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, मतलब वो पॉइंट्स जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू या तो मैक्सिमम है या तो मिनिमम है। सही है, जैसे बढ़ रही थी, ए तक बढ़ी, अपने मैक्सिमम पे पहुँची, फिर गिरना शुरू हो गई, फिर बी तक गई, लीस्ट वैल्यू तक गई, फिर बढ़ना शुरू हो गई, फिर सी तक गई मैक्सिमम वैल्यू तक, फिर गिरना शुरू हो गई। तो इन पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू या तो मैक्सिमम है या तो मिनिमम है, इसीलिए इनको कहते हैं पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, अब ग्राफ में तो ये पॉइंट हमें दिख गए, बिना ग्राफ बनाए ये पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, वो सोचने वाली बात है ना। अच्छा, इन पॉइंट्स को एक चीज़ और भी कह देते हैं, इन पॉइंट्स को टर्निंग पॉइंट्स भी कह देते हैं, टर्निंग पॉइंट्स, क्योंकि आपको दिख रहा है इन पॉइंट्स पे फंक्शन टर्न हो रहा है, फंक्शन टर्न ले रहा है ना, पहले ऐसे चल रहा था फिर ऐसे चल रहा है, टर्न हो रहा है, दिख ही रहा है। इन पॉइंट्स को क्रिटिकल पॉइंट्स भी कहते हैं, क्रिटिकल
पॉइंट्स, ठीक है, क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। एक्सट्रीमिटीज़ भी बोल देते हैं, बहुत सारे नाम है यार, जो जो याद आए जा रहे हैं बताए जा रहा हूँ मैं तुम्हें। एक्सट्रीमिटीज़, एक्सट्रीम्स हो गए ना, एक्सट्रीम्स, ज़्यादा, सबसे ज़्यादा और सबसे कम तो एक्सट्रीम ही तो हुआ, तो एक्सट्रीमिटीज़ भी बोलते हैं। इन पॉइंट्स को स्टेशनरी पॉइंट्स भी बोलते हैं। एक और याद आ गया, लो क्या बोलते हैं, स्टेशनरी पॉइंट्स, स्टेशनरी पॉइंट्स। अब स्टेशनरी पॉइंट्स क्यों बोलते हैं बता देता हूँ। देखो अभी मैंने आपको बताया ग्राफ में तो आपको दिख रहे हैं ये पॉइंट ए बी सी, बिना ग्राफ बनाए मैं कैसे देखूंगा। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आपको दिख जाएगा कि ए पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा ना तो पैरेलल बनेगी एक्स एक्सिस के, बनेगी कि नहीं बनेगी। ऐसे बी पॉइंट पे भी टेंजेंट बनाऊंगा तो पैरेलल बनेगी एक्स एक्सिस के, और सी पॉइंट पे टेंजेंट बनाऊंगा तो भी पैरेलल बनेगी एक्स एक्सिस के। तो मुझे क्या दिख रहा है, क्रिटिकल पॉइंट पे, किसी भी क्रिटिकल पॉइंट पे, मैं क्रिटिकल पॉइंट ही बोलता हूँ, ठीक है, छोटा सा नाम है, याद रहता है मुझे, कि किसी भी क्रिटिकल पॉइंट पे हम देखते हैं तो टेंजेंट हमेशा पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के, और टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस के तो उसका स्लोप क्या होगा, जीरो। टेंजेंट पैरेलल है अगर एक्स एक्सिस के तो उसका स्लोप क्या होगा, जीरो होगा। सही बात है कि नहीं है, टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, जीरो। और टेंजेंट के स्लोप को हम dy बाई डी एक्स लिखते हैं कि नहीं लिखते। मान लो आपको कोई कर्व दे रखी है ऐसे y इक्वल टू एफ एक्स, ये हमारा फंक्शन है जिसके हमने ग्राफ बनाया है, उसकी इक्वेशन है y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। तो मैंने इसका डेरिवेटिव कर दिया dy बाई डी एक्स, जो भी आ जाएगा कुछ ना कुछ, है ना। तो अब मुझे ये वाले पॉइंट चाहिए थे ए बी और सी, तो ये पॉइंट मैं कैसे पता लगाऊंगा, मैं क्या करूँगा, लिखूँगा फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स एफ डैश है ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। dy बाई डी एक्स को क्या रख दूंगा, ज़ीरो रख दूंगा, या कह लो एफ डैश एक्स को ज़ीरो रख दूंगा, एक ही बात है। क्यों रख दूंगा ज़ीरो, अभी तो बताया कि ए बी सी तीनों ही पॉइंट पे हमें दिख रहा है टेंजेंट का स्लोप ज़ीरो है, तो dy बाई डी एक्स टेंजेंट का स्लोप ही तो होता है। तो अगर मैं टेंजेंट के स्लोप को ज़ीरो रख दूंगा तो x की वो सभी पॉसिबल वैल्यूज़ मिल जाएगी ना जिस पे स्लोप ज़ीरो है, तो अपने आप इसको सॉल्व करके मुझे क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएंगे। तो ये मुझे सॉल्व करके क्या दे देगा, मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स, क्या दे देगा, क्रिटिकल पॉइंट्स। समझ गए ना बात। तो जब किसी फंक्शन को हमें तोड़ना हो, ऐसा क्वेश्चन आता है कि भैया इंटरवल्स निकालो इस फंक्शन के लिए, वो इंटरवल्स निकालो जहाँ पे ये इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट निकालने पड़ेंगे हमें, तभी तो मैं क्रिटिकल पॉइंट्स के बीच में मार्क करूँगा कहाँ इंक्रीज़ कर रहा है कहाँ डिक्रीज़ कर रहा है। पहले हमें वो बाउंड्रीज निकालनी पड़ेगी जहाँ पे ये अपने नेचर को चेंज करता है, सही है ना। तो पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालने पड़ेंगे, और क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलेंगे, स्लोप को ज़ीरो रख के, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट पे टेंजेंट पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के, इसलिए स्लोप ज़ीरो। स्लोप तुम्हें निकालना आता ही है dy बाई डी एक्स, इससे आपको मिल गया क्रिटिकल पॉइंट। इसके बाद आप क्या करोगे, ग्राफ में तो आपको दिख रहा है कहाँ पे इंक्रीज़ है कहाँ पे डिक्रीज़ है, ऐसे थोड़ी दिखेगा। ये ए बी सी तीन पॉइंट मिल गए, तुमने क्या करना है, उसको नंबर लाइन पे मार्क कर देना है, नंबर लाइन पे मार्क कर देना है, ठीक है। नंबर लाइन पे मार्क तो कर ही दोगे ना छोटे बड़े के हिसाब से, कौन सा छोटा पहले बड़ा बाद में, वो तो सिंपल बात है। फिर क्या देखोगे तुम, अगर इस ग्राफ में तुम देखो ए से बी के बीच में फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग, फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग, तो इसका चेंज कैसा है, यहाँ पे नेगेटिव है ना, चेंज कैसा है, नेगेटिव, चेंज कैसा है याद रखना, नेगेटिव। यानी कि ए से बी के बीच में जो मेरा एफ डैश एक्स है वो लेस देन ज़ीरो होगा, क्या होगा, लेस देन ज़ीरो, समझ गए। बी से सी के बीच में आपको दिख रहा है चेंज पॉजिटिव है, बी से सी के बीच में क्या दिख रहा है, चेंज पॉजिटिव, यानी बी से सी के बीच में आपका एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो, पॉजिटिव। सही बात है गलत बात है, नहीं समझे भाई। ए से बी के बीच में चेंज नेगेटिव नहीं दिख रहा था, चेंज मतलब एफ डैश एक्स। बी से सी के बीच में चेंज कैसा दिख रहा था, पॉजिटिव, मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो। तो एफ डैश एक्स से ही हमें पता चलेगा, किससे पता चलेगा, एफ डैश एक्स से, कि एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव आ रहा है तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, एफ डैश एक्स पॉजिटिव मतलब चेंज पॉजिटिव, चेंज पॉजिटिव मतलब फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, एफ डैश एक्स नेगेटिव मतलब चेंज नेगेटिव, चेंज नेगेटिव मतलब फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। वैसे भी यार एफ डैश एक्स स्लोप ही तो होता है, तो आप देखो अगर आप ए से बी के बीच में किसी भी टेंजेंट का स्लोप देख लो, आप टेंजेंट बनाई आपने, ये टेंजेंट बनाई, तो इसका स्लोप कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं है ये,
तो इसका स्लोप नेगेटिव ही तो है, चाहे तो आप यूँ एंगल पे देख लो, ये एंगल कितना आ रहा है, ये एंगल 90 से ज़्यादा है। जब एंगल 90 से ज़्यादा होगा तो tan थीटा नेगेटिव होगा ना, तो इसीलिए स्लोप नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव मतलब एफ डैश एक्स नेगेटिव, यानी एफ डैश एक्स लेस देन 0, सिंपल। अगर आप बी से सी के बीच में कोई टेंजेंट बनाओ, कोई भी टेंजेंट बना लो आप कहीं भी, मान लो आपने इस पॉइंट पर टेंजेंट बना दी है, ये बना दी टेंजेंट, ठीक है। अब ये टेंजेंट का स्लोप निकालना है, तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल ये बन रहा है, ये एंगल 90 से कम है, 90 से कम है मतलब tan थीटा पॉजिटिव होगा, यानी एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा, ख़त्म। तो भैया पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, सिंपल। तो ग्राफ से बात समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं तो अपने स्टेप्स क्या हो गए, फंडा क्या हो गया कि जब भी हमें इंटरवल्स फाइंड करने हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे फंक्शन हमारा क्या है वो देखेंगे, फिर हम फंक्शन के डेरिवेटिव को क्या करेंगे, निकालेंगे, हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, यानी कि उसका स्लोप निकालेंगे। क्या निकालेंगे, स्लोप, ठीक है। फिर स्लोप को 0 रखेंगे, उससे हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे, उससे हमें वो पॉइंट मिलेंगे, कौन से, क्रिटिकल पॉइंट, हमें एक्सट्रीमिटीज़ मिल जाएंगी अपनी, मिल गए, जितने भी आएंगे वो तो मैंने ऐसे 3 लिख दिए। फिर आप उनको नंबर लाइन पे मार्क करोगे, क्या करोगे, नंबर लाइन पे मार्क। फिर आप देखोगे उन इंटरवल्स के बीच की कोई वैल्यू एफ डैश एक्स में डाल लेना। तरीका क्या है कि उनके बीच में आपने देखना है एफ डैश एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ए और बी पे नहीं देखना, उनके बीच में देखना है, ठीक है। ए और बी के बीच में अगर चेंज नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग, चेंज पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग, बस पता लग जाएगा किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, किस में डिक्रीज कर रहा है। एक बात और, अब मान लो उसने क्वेश्चन में पूछा हो जहाँ पे बच्चों का 1 नंबर कट जाता है, वो क्या बात है, मान लो उसने इंटरवल्स पूछे होते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के, स्ट्रिक्टली वर्ड लिखा हुआ है साथ में, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी पूछा उसने और डिक्रीजिंग भी पूछा। एक उसने सिर्फ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पूछा, सिर्फ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल पूछा, और एक बार उसने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल पूछा। समझ रहे हो ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और ओनली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो आप आंसर को किस हिसाब से लिखोगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में आपको क्या बताया था, चेंज जो है पॉजिटिव ही होता है, 0 नहीं होता। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में चेंज पॉजिटिव होता है, 0 नहीं होता। अगर आप देखोगे बी और सी जो पॉइंट है, आपको दिख रहा है आपका फंक्शन इंक्रीज कहाँ कर रहा है, जो आपका पॉजिटिव चेंज आ रहा है, जो पॉजिटिव चेंज आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, बी और सी के बीच में, और नेगेटिव चेंज कहाँ आ रहा है, ए और बी के बीच में, ठीक है। तो बी और सी के बीच में आपका पॉजिटिव चेंज है, तो बीच में तो हमेशा पॉजिटिव है, तो इसलिए आप इंक्रीजिंग इंटरवल क्या लिख दोगे, बी से सी। इस पर क्लोज्ड इंटरवल नहीं बनाओगे, क्यों नहीं बनाओगे, क्योंकि जब आप बी या सी अगर आपने क्लोज्ड इंटरवल बना दिया, जैसे कि मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, क्लोज्ड इंटरवल बनाने का मतलब है आपने बी और सी पुट कर दिया। अगर आप बी और सी पुट कर दोगे एफ डैश एक्स में, तो एफ डैश एक्स 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0। बी और सी पे तो स्लोप क्या होगा, 0। भाई स्लोप को 0 रख के ही तो वैल्यूज निकली थी ये, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स को 0 रख के ही तो निकली थी, तो इन पॉइंट पे डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 0। तो जो हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं उस पर हमारा स्लोप हमेशा कैसा होता है, 0। अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट को इंक्लूड कर देता तो उस पर स्लोप 0 हो जाता, यानी चेंज 0 हो जाता। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में चेंज कभी 0 थोड़ी होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। इसीलिए जब भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखना हो ओपन इंटरवल लगाना है, ऐसे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में भी ओपन इंटरवल लगाना है। समझ गए ना, ओपन क्यों लगाना है, ऐसे रटो मत, ओपन लगाना है। बस ये देखो कि बी और सी रखने से 0 हो रहा था, इसलिए बी और सी इंक्लूड नहीं करे, ऐसे ए और बी रखने से भी 0 हो रहा था, इंक्लूड नहीं करे। इंक्रीजिंग में आप इंक्लूड कर सकते हो, डिक्रीजिंग में भी कर सकते हो, क्यों, अभी तो बताया था पीछे कि भाई इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में फ़र्क क्या है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में चेंज पॉजिटिव ही होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, स्लोप 0 नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव ही होना चाहिए। जबकि इंक्रीजिंग में स्लोप 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, वही लिखा है मैंने। स्ट्रिक्टली में मैंने बी और सी को इंक्लूड नहीं करा क्योंकि इस पर चेंज 0 हो जाता। इंक्रीजिंग में मैंने करा है क्योंकि इस पर चेंज 0 हो रहा है, तो हो भी सकता है इंक्रीजिंग में, तो स्ट्रिक्टली में नहीं होना चाहिए ना, तो इसलिए बी सी इंक्लूड नहीं करे, सिर्फ बीच की वैल्यूज़ ली हैं कि आप इनके बीच की कोई भी वैल्यू डाल लो स्लोप पॉजिटिव आएगा। लेकिन इधर आप देखोगे तो ए और बी पे स्लोप 0 आएगा, बीच में पॉजिटिव आएगा। इंक्रीजिंग में वो पॉइंट इंक्लूड कर सकते हो जिस पे स्लोप 0 है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में वो पॉइंट इंक्लूड नहीं कर सकते। सेम केस डिक्रीजिंग का है, समझ गए भाई। तो ये बच्चों था हमारा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इंट्रोडक्शन, ठीक है भाई। तो ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया है तो ही आपने आगे अब वीडियो कंटिन्यू करनी है, मैं क्वेश्चंस करने वाला हूँ, अदरवाइज़ नहीं करनी, ठीक है।
एक बारी मैं आपको शॉर्टकट में सारी बातें बता देता हूँ। ये तो रहा कंसेप्ट, ये तो क्या हो गया हमारा कंसेप्ट। अब मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन कैसे करने हैं, सीधा करते किस तरीके से, स्टेप्स क्या है क्वेश्चन करने के। ठीक है, ये चीज़ सबसे पहले आपको ये पेज ढंग से क्लियर होना चाहिए कि भैया दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे। एक जिसमें हमें इंटरवल्स फाइंड करना होगा, जिसमें इंटरवल फाइंड करने होंगे, तो वो तो ऐसे करने हैं। सबसे पहला स्टेप 1 क्या है, डेरिवेटिव निकालो। स्टेप 1 क्या है भैया, डेरिवेटिव निकालो। ये हो गया स्टेप 1 कि फंक्शन का डेरिवेटिव करो। फिर स्टेप 2, ये हमारा स्टेप 2 हो गया। स्टेप 2 क्या है कि उसके डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख के अपने क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो। ठीक है, फिर स्टेप 3 में आप नंबर लाइन बनाओगे। क्या करोगे, नंबर लाइन बनाओगे और उस नंबर लाइन पे वो नंबर्स को मार्क करोगे, क्रिटिकल पॉइंट को। फिर आप उन नंबर्स के बीच में देखोगे कि फंक्शन का जो डेरिवेटिव है f-x है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। कैसे देखोगे, अभी दिखाऊंगा कैसे देखेंगे। वैसे वैल्यू रख के भी आप चेक कर सकते हो। a से b के बीच में कोई भी एक वैल्यू होगी, उसको f-x में पुट कर लेना, आपको पता लग जाएगा पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव। ऐसे ही b और c के बीच में से कोई भी एक वैल्यू उठाना, f-x में पुट कर लेना, पता लग जाएगा पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव पता लग गया, तो पता लग गया कहाँ इंक्रीज़ कर रहा है कहाँ डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन में उसने स्ट्रिक्टली पूछा है तो आप ओपन इंटरवल लगा देना, क्रिटिकल पॉइंट्स को इंक्लूड मत करना, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट्स पे डेरिवेटिव क्या होता है, 0। स्ट्रिक्टली में हम वो पॉइंट नहीं लेते जहाँ पे डेरिवेटिव 0। और अगर उसने सिर्फ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल पूछा है तो क्रिटिकल पॉइंट्स को इंक्लूड कर देना, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में हम वो पॉइंट भी ले लेते हैं जहाँ पे डेरिवेटिव 0 हो। ठीक है, ये बात हो गई। और एक क्वेश्चन वो आता है उसमें सिर्फ हमें शो करना होता है, एक इंटरवल उसने खुद ही दे रखा होता है। एक क्वेश्चन क्या आता है, उसने इंटरवल खुद ही दे रखा होता है और वो कहता है शो करो कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो ऐसे में हम क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकालते, हम सिर्फ उसका डेरिवेटिव करते हैं और जो उसने इंटरवल दे रखा है उसी में चेक कर लेते हैं बस वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पता लग जाएगा इंक्रीजिंग है कि नहीं है। समझ गए ना बात। तो चलते हैं भाई आगे। अब हम करेंगे क्वेश्चंस। भाई एक बात बच्चों फिर से कह रहा हूँ, वीडियो कंटिन्यू तभी करना आगे जब ये सारी बात समझ में आ गई हो, नहीं तो इतनी वीडियो को दोबारा देखो एक बार। वैसे तो सही बताऊँ तो खैर जिन्होंने ज़्यादा कंसेप्ट नहीं समझना उन्हें मैं यहाँ से भी समझा देता, क्वेश्चन भी करोगे सीधा तो मैं समझा दूंगा पेपर में कैसे करना है क्या होगा। कंसेप्ट समझ आ जाता है तो थोड़ा बढ़िया हो जाता है, अच्छा लगता है कि हमें पूरी बात समझ में आ गई कि क्यों हो रहा है ये सब। नहीं तो मैं क्वेश्चन भी सीधा कराऊंगा, जिनको ज़्यादा कंसेप्ट में घुसने का शौक़ नहीं है उनको मैं यहीं बात समझा दूंगा, तो वो छोड़ दो पीछे की आधी वीडियो। जिनको लग रहा है ज़्यादा सिरदर्दी है, मेरे को क्या लेना देना इन बातों से कि क्यों हुआ, क्यों देखूँ मैं ग्राफ, तो वो बंदे सीधा यहाँ से क्वेश्चन भी देख सकते हैं, उनको तब भी मैं समझा दूंगा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो क्या करना है। बस क्या हो रहा है समझा दूंगा, कैसे हो रहा है समझा दूंगा, वो अपना क्वेश्चन कर देंगे वैसे कि वैसे ही। ठीक है, चलो फिर करते हैं। तो जिनको ज़्यादा कंसेप्ट में नहीं घुसना है बस एक बात तो भेजे में घुसा लो, f-x पॉजिटिव तो फंक्शन इंक्रीजिंग, f-x नेगेटिव तो फंक्शन डिक्रीजिंग। f-x मतलब चेंज पॉजिटिव इंक्रीजिंग, चेंज नेगेटिव डिक्रीजिंग। बस ये दो बातें सेट कर लो दिमाग में। ठीक है, कराऊँ क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। r मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, कैपिटल R क्या है यहाँ पे, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो कह रहा है शो करो ये जो फंक्शन दे रखा है ये हमेशा इंक्रीज करेगा फॉर ऑल रियल नंबर। मतलब इसमें मैं कुछ भी वैल्यू डालूँ ये बढ़ेगा ही, ये घटेगा नहीं कभी भी, ये फंक्शन बढ़ेगा। बच्चे क्या सोचते हैं कुछ भी वैल्यू डालूंगा पॉजिटिव आएगा, ऐसे नहीं होता। अगर इसमें मैं 0 डाल दूंगा तो नेगेटिव आ जाएगा। फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होने का ये मतलब नहीं होता कि फंक्शन डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है। देखो एक चीज़ बताता हूँ, फिर से मैं कंसेप्ट में घुस गया, पता नहीं ना चाहते हुए भी मेरा मन करता है मैं थोड़ा सा कंसेप्ट आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, कोई बात नहीं। देखो जैसे ये एक कर्व है, अगर मैं इसकी लाइन इक्वेशन इसका ग्राफ बनाना चाहूँ, f(x) को हम y लेट कर लेते हैं, तो अब आपको दिख रहा है ये एक लाइन की इक्वेशन है। इसका ग्राफ बनाना आता है हमको कि नहीं आता, वही दो पॉइंट रख के कनेक्ट करके बना दो ना, बना तो देते हैं ऐसे। एक तो इंटरसेप्ट फॉर्म भी होती है लेकिन वो कईयों को आती नहीं होती, मैं डबल मेहनत नहीं करना चाहता, तो वो इंटरसेप्ट फॉर्म से भी बना सकते हैं जिनको आता है। जिनको नहीं आता तो छोटे बच्चों की तरह अपना पॉइंट रख के बना लो। जैसे x को हमने 0 रखा तो क्या आ गया, -3 आ गया y, और x को हम कुछ भी 1 रख लेते हैं तो क्या आ गया 4। तो अब इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए मैं इसका ग्राफ बना सकता हूँ। कैसे बनेगा इसका ग्राफ, देखो एक पॉइंट है x0 तो y -3, मान लो यहाँ कहीं हो गया x0 y -3,
एक पॉइंट है x1 तो y4, x1 तो y4 मान लो यहाँ कहीं हो गया, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमने लाइन बना देनी है। बस क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन बना देनी है। भाई ये मैंने इनको ज्वाइन कर दिया, ये मेरी थोड़ी टेढ़ी बन गई है, तुम एडजस्ट कर लेना भाई, ठीक है। अपनी ऐसी लाइन बन गई, सीधी सीधी बनाना, ठीक है। तो अब ये लाइन तुम्हें दिख नहीं रहा, ऊपर जा रही है। कई बच्चे कहते हैं सर नीचे भी तो आ रही है। अबे भाई ग्राफ ना हमेशा लेफ़्ट टू राइट रीड किया जाता है, लेफ़्ट टू राइट। एक्स की बढ़ती हुई वैल्यूज़ के साथ हम ग्राफ को रीड करते हैं। तो लेफ़्ट टू राइट अगर आप जाओ तो ग्राफ बढ़ रहा है ना, उसकी हाइट बढ़ रही है, तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। ये तो पता है ना कि ग्राफ रीड कैसे करते हैं, लेफ़्ट टू राइट रीड करते हैं। कई बच्चे कहते हैं सर घट भी तो रही है ये। अबे पीछे आऊँगा तो घटेगी ना, आगे जाना है, एक्स की वैल्यू बढ़ानी है, इनपुट बढ़ाना है, फिर देखना है। एक्स की वैल्यू यूँ बढ़ती है, आगे की तरफ जाओ तो आप लेफ़्ट से राइट जाते हो तो एक्स की वैल्यू बढ़ती है, उसके हिसाब से हम देखेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कि जब एक्स बढ़ रहा है तो वाई बढ़े जा रहा है, तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, ऊपर जा रहा है सीधा, है ना। तो इंक्रीजिंग है, दिख गया। अब बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे जैसे खुद दिमाग लगाते हैं, जो मैं बात बता रहा था, जीरो डाला सर हमने, तो जीरो डाला -3 आ गया। -3 तो इंक्रीज़ कैसे कर रहा है? अबे -3 आने का मतलब ये थोड़ी इंक्रीज़ नहीं कर रहा। जीरो पे -3 आ रही है वैल्यू, ये रही जीरो पे -3, तो जीरो से पहले तो और भी कम थी ना। जीरो से पहले वैल्यू अगर आप देखो ये पॉइंट -1 है, तो फंक्शन की वैल्यू ये तो -3 से भी कम है ना। तो जीरो जब हुई तो वैल्यू बढ़ी ना, तो बढ़ तो रही है। फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव आए, ये बात ध्यान रखना। फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव आए, उसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। किसी एक पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, उससे आप नहीं बता सकते फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। हाँ ऐसे ज़रूर बता सकते हो कि एक पॉइंट पे वैल्यू निकाली, उससे पिछले पे निकाली, उससे अगले पे निकाली, तो आपको दिख जाएगा वो बढ़ रही है कि घट रही है, ठीक है। तो वो बेकार ही है तरीका, लेकिन फंक्शन की वैल्यू से मत चेक करो, उसके डेरिवेटिव से चेक करो, ताकि आपको उसका स्लोप पता चले, पॉजिटिव है कि नेगेटिव। स्लोप पॉजिटिव फंक्शन इंक्रीजिंग, स्लोप नेगेटिव फंक्शन डिक्रीजिंग, ठीक है। ये तो हो गया कंसेप्ट। अब क्वेश्चन कैसे करना है, अब उन बच्चों की बात जिन्हें सिर्फ क्वेश्चन करने से मतलब है। तो भैया ये था हमारा क्वेश्चन, वो उन्होंने सिर्फ इतना काम करना है। हमारा फंक्शन क्या था, काम तो सबने ही इतना करना है, पेपर में तो सबने यही लिखना है जो अब लिख रहा हूँ, ये सब नहीं करना, वो तो मैं समझा रहा था, ठीक है। पेपर में सबने यही लिखना है। ये एफ एक्स था, इसका डेरिवेटिव करा, कितना आ गया भाई, 7 आ गया। क्या आ गया, 7 + 7, सही है। अब इसमें मैं x को कुछ भी डालूँ, क्या ये बदलेगा? कभी नहीं बदलेगा, ये 7 ही रहेगा, क्योंकि इसमें x तो है ही नहीं, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो यानी f' जो हमारा चेंज है वो 7 ही रहेगा। और क्या 7 0 से बड़ा होता है? हाँ होता है। तो मुझे पता चला x को कुछ भी डालूँ ये 7 ही आएगा, विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो मैं लिख सकता हूँ कि भैया f' इज़ ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। उल्टा ये पता है ना क्या होता है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, कि भैया चेंज पॉजिटिव है, चाहे x कोई भी रियल नंबर डालो, क्योंकि चेंज तो 7 ही रहेगा, बदल ही नहीं रहा ये तो चेंज क्योंकि पॉजिटिव है, देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग, f(x) इज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी लिख सकते हो, क्योंकि बढ़ ही रहा है तो कभी जीरो भी नहीं हो रहा। तो बेस्ट क्या रहेगा, क्या लिखो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, कि भैया कोई भी रियल नंबर डालो f(x) हमेशा बढ़ ही रहा है, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों के नंबर कटते हैं। ये मैंने क्या लिखा है, f' पॉजिटिव, चेंज पॉजिटिव। ये मैंने लिखा है फंक्शन इंक्रीजिंग, चेंज पॉजिटिव, फंक्शन इंक्रीजिंग। यहाँ पे f' मत लिखना, साइन जो पॉजिटिव नेगेटिव चेक कर रहे हैं वो f' का चेक कर रहे हैं, लेकिन जो नेचर बता रहे हैं वो फंक्शन का बता रहे हैं। यहाँ पे f(x) लिखना है। छोटी छोटी बातें हैं जो नंबर कटवा देती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें भी शो करना है कि ये फंक्शन हमेशा इंक्रीज कर रहा है फॉर ऑल रियल नंबर्स। करता हूँ, f(x) क्या दे रखा है, x³ - 3x² + 4x। इसका डेरिवेटिव करूँगा तो क्या आएगा भाई, इसका डेरिवेटिव आ गया 3x² - 6x + 4। अब जैसे इसको तो देख के पता चल रहा था 7 है, 7 में तो x डलेगा ही नहीं, x है ही नहीं कहीं पे, तो भैया 7 ही रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। इसमें तो x डलेगा ना, तो x बदलेगा तो वैल्यू बदलेगी, क्या पता कभी नेगेटिव भी आ जाए, तो सारी डाल के तो देखूंगा नहीं।
इसको देख के मैं सीधा ये नहीं कह सकता कि x की हर वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव है ना। 7 को तो देख के कह सकता हूँ 7 तो 7 ही है, वो तो पॉजिटिव ही है, इसको नहीं कह सकता। तो इसके लिए क्या करूँ, इसकी शक्ल कुछ ऐसी बना देता हूँ कि दिखे ये पॉजिटिव है। देखो कैसे, ये 4 को मैं 3 + 1 लिख दूँ तो कोई बुरा मानने की बात तो नहीं है ना इसमें। इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, देखना जरा, 3 आ रहा है। अब ये कुछ जानी पहचानी सी बात दिख गई कि नहीं दिख गई? क्या दिखा है ये? a - b² ये आ गया। अच्छा, क्या अब कह सकते हो ये हमेशा 0 से बड़ा आएगा? आएगा ही। स्क्वायर किसी का भी पॉजिटिव ही होता है और उसमें 1 ऐड करूँगा तो भैया 0 भी नहीं आएगा, ये तो 1 ही तो आएगा ही मिनिमम। भाई स्क्वायर है ये अपने आप में किसी चीज़ का, तो स्क्वायर 0 हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है। अगर ये पार्ट 0 हो गया तो आंसर 1 आ जाएगा, और अगर ये 0 से बड़ा हुआ तो 1 से ज़्यादा आएगा, यानी चेंज हमेशा पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा? पॉजिटिव। अच्छा, ये फंक्शन मैंने क्वेश्चन पूरा लिखा ही नहीं है। शो दैट द फंक्शन f गिवन बाय दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, शो करना था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ये। तो ये अब पता लग गया ना, हमेशा पॉजिटिव आएगा। थोड़ा और ज़्यादा पढ़े लिखो की भाषा में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख दो। क्या लिखेंगे भैया? वी नो कि x बिलोंग्स टू r हमें दे रखा है। क्या दे रखा है? x बिलोंग्स टू r। x क्योंकि रियल नंबर है, क्योंकि x रियल नंबर है तो जब x - 1 का स्क्वायर करूँगा तो वो हमेशा 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा, चाहे x कोई भी रियल नंबर डालो, जब तक मैं इसमें आयोटा का ड्रामा ना करूँ कुछ ना कुछ। रियल के लिए तो ये 0 से बड़ा ही आएगा या 0 आएगा। 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों तरफ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 तो 0 ही रहेगा। 1 ऐड कर दूंगा दोनों तरफ तो फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये f' आ गया, यानी f' ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है जब f' तो 0 से तो अपने आप ही बड़ा हो गया, और 0 से बड़ा हो गया इसका मतलब इसका मतलब क्या लिखोगे? हेंस f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली क्यों लिखा है? क्योंकि चेंज 0 भी नहीं हो रहा कभी, 0 से बड़ा ही है हमेशा। 0 होता तो सिर्फ इंक्रीजिंग लिखता है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। कि भैया x कोई भी रियल नंबर हो, चेंज हमेशा पॉजिटिव ही है, इसीलिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर चेंज 0 भी हो सकता तो मैं स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं लिखता यहाँ पे। ठीक है, चले आगे। अब बच्चे कहेंगे सर ये जो जुगाड़ आपने करा ना ये हमारे से तो हमेशा होगा नहीं भाई, तो इसका एक और तरीका भी है, वो भी करना है अभी हमने आगे अगले क्वेश्चन में ही करते हैं। अगले में करेंगे, उससे अगले में करेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल एक और करते हैं, उसके बाद अगले में बताऊँगा जब बिना जुगाड़ के क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या कह रहा है? प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय दिस, ये फंक्शन हमें दे रखा है, शो करना है इधर डिक्रीज कर रहा है इधर इंक्रीज कर रहा है, ऐसा कुछ जो भी है शो करना है। देखो शो करने वाले क्वेश्चन में याद रखना क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं निकालने होते, ये याद रखना। जब भी किसी फंक्शन में शो करना हो, इंटरवल पहले से ही दे रखा हो तो इंटरवल नहीं निकालने हैं, सीधा बस उसका डेरिवेटिव चेक करना है वो वहाँ पे पॉजिटिव है कि नेगेटिव है बस। ठीक है, तो जैसे हमें फंक्शन दे रखा है f(x) = cos x, ये बात याद रखनी है, हमें फंक्शन को चेक नहीं करना है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, हमें उसके डेरिवेटिव को चेक करना है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उसके चेंज को चेक करना है। ठीक है, तो f' क्या आ गया यहाँ से? -sin x। अब पहला इंटरवल क्या है अपना? 0 से π। 0 से π में हमें इसको चेक करना है इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, cos x को। तो साइन तो मैं इसका देखूंगा ना f' का। चलो अच्छा, एक बात पता है कि भैया 0 से π के बीच में sin x कैसा होता है? sin x कैसा होता है 0 से π के बीच में? 0 से π मतलब पहला और दूसरा क्वाड्रेंट, पहला क्वाड्रेंट और दूसरा क्वाड्रेंट दोनों में ही साइन पॉजिटिव होता है। 0 पे 0 होता है, π पे भी 0 होता है, बट ये पॉइंट इंक्लूड नहीं करे इसने, तो यानी 0 तो नहीं होगा, हमेशा 0 से बड़ा ही होगा। तो sin x हमेशा 0 से बड़ा होगा, पॉजिटिव होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से π, कि x की वैल्यू 0 से π के बीच में कुछ भी हो, मतलब फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल हो, sin x हमेशा पॉजिटिव होता है, 0 से बड़ा होता है। अगर मैं माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूँ, आपको पता है जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी पलट जाती है, तो ये लेस देन 0 हो जाएगा। ये तो साथ में लिखते ही रहना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से π। ठीक है,
कि भैया माइनस साइन एक्स जो है वो छोटा होगा जीरो से। सीधी सी बात है, जब साइन एक्स पॉजिटिव था तो माइनस साइन एक्स तो नेगेटिव ही होगा ना, और माइनस साइन एक्स हमारा एफ डैश एक्स था। तो हमें क्या पता चला कि एफ डैश एक्स लेस देन ज़ीरो है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ज़ीरो से पाए। इस इंटरवल में एफ डैश एक्स हमेशा ज़ीरो से छोटा है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब डिक्रीज कर रहा है फंक्शन। हेंस एफ एक्स इज, अब डिक्रीजिंग लिखूं कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिखूं? लेस देन जीरो आ रहा है, इक्वल टू जीरो तो नहीं आ रहा ना। लेस देन जीरो आ रहा है मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगर इक्वल टू जीरो भी आता तो ओनली डिक्रीजिंग। तो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन जीरो टू पाई। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में हमें पाई से टू पाई में चेक करना है। फिर से पाई से टू पाई में पहले आपको पता होना चाहिए जो साइन एक्स है वो पाई से टू पाई में क्या होता है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, यानी लेस देन जीरो होता है। मुझे तो पता है, पता तो आपको भी होना चाहिए था, वही आफ्टर स्कूल टू कॉलेज तो पता ही होगा। तो पाई से टू पाई में साइन एक्स नेगेटिव होता है, यानी माइनस साइन एक्स पॉजिटिव हो जाएगा। जब साइन एक्स नेगेटिव है तो माइनस साइन एक्स तो पॉजिटिव ही होगा ना, या यूँ समझ लो माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा, इनइक्वालिटी पलट गई। ठीक है, तो मुझे पता चला माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन जीरो है, और माइनस साइन एक्स जो है वो ही एफ डैश एक्स था। तो एफ डैश एक्स आ गया ग्रेटर देन जीरो, एफ डैश एक्स क्या आ गया, ग्रेटर देन जीरो। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो मतलब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, खत्म। चेंज ग्रेटर देन जीरो, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हेंस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन पाई से टू पाई। ठीक है भाई, हो गया। अब आता है थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट क्या है, कह रहा है शो करो नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन जीरो टू टू पाई। तो वो तो खुद ही कर दिया हमने। अबे पाई से टू पाई की बात कर रहा है, जीरो से टू पाई की, जीरो से टू पाई। तो जीरो से टू पाई को दो पार्ट में तोड़ा, एक जीरो से पाई, एक पाई से टू पाई। और हमने देखा कि जीरो से पाई में कैसा था, डिक्रीजिंग था, और पाई से टू पाई में कैसा था, इंक्रीजिंग, है ना। तो क्योंकि आधे में डिक्रीज कर रहा है आधे में इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए भैया पूरे में तो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर रहा, इसीलिए इट इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन जीरो टू टू पाई। क्या लिखोगे, सिंस इट इज डिक्रीजिंग इन दिस एंड इंक्रीजिंग इन दिस, सो इट इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन जीरो टू टू पाई। भैया आधे में इंक्रीज कर रहा है आधे में डिक्रीज, तो थ्रू आउट द इंटरवल ना तो पूरा इंक्रीज कर रहा है ना ही पूरा डिक्रीज कर रहा है। सही है, चलते अगले क्वेश्चन पे। अभी तक हमने वो क्वेश्चन करे हैं जिसमें इंटरवल हमें दे रखा था, हमें बस शो करना था कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। अब हम वो क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम इंटरवल भी खुद निकालेंगे और फिर उसमें शो करेंगे इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। ठीक है, पढ़ लो भाई एक बारी क्वेश्चन। तो देखो क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय दिस, एक फंक्शन एफ दे रखा है, ठीक है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हमें वो इंटरवल बताने हैं जिसमें ये फंक्शन या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है या स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। अब अपने सारे स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। वैसे ऐसा ही क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है। तो जो बच्चे ज़्यादा बातों पे ध्यान नहीं देना चाहते, सिर्फ नंबर लाने हैं उनको, 12th में मैथ से कोई लेना देना नहीं है, अब देखें क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, तो उन्होंने पूरी वीडियो पिछली नहीं भी देखी तब भी वो यहाँ से अगर क्वेश्चन को समझेंगे तो उनको क्वेश्चन करना आ जाएगा। बस उनको स्टेप सारे ध्यान में रखने पड़ेंगे क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप, क्योंकि हमें इंटरवल नहीं पता, हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालने पड़ेंगे। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए डेरिवेटिव को ज़ीरो रखना पड़ता है। डेरिवेटिव को ज़ीरो रखने के लिए डेरिवेटिव तो निकालना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव करो। सबसे पहले क्या आ गया भाई, 12x² माइनस 12x माइनस 72। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, फिर हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा फैक्टराइज कर लूँ, क्या आ जाएगा, 12 कॉमन अंदर, x² माइनस x माइनस 6। फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन तो आती होगी, तो मैं सीधा ही लिख रहा हूँ भाई, क्या आएगा, x माइनस 3 x प्लस 2। ये हमारे फैक्टर्स आ गए। अब हमें इंटरवल्स निकालने के लिए क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, तो क्या लिखेंगे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या करना है अपने को,
क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए एफ डैश एक्स को 0 रखना होता है। रख दिया 0। एफ डैश एक्स क्या था 12 एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2। अब इसको 0 रखा तो आपको दिख ही रहा है एक्स की वैल्यू एक तो 3 आ गई और एक -2 आ गई। अब आपने अपनी एक नंबर लाइन बनानी है, ठीक है। अब जब भी अलजेब्रिक क्वेश्चन होता है ना, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कोई आपको इंटरवल नहीं देता जनरली। तो जब नहीं दे रखा होगा तो आपने अपने आप जो रेंज लेनी है वो -∞ से +∞, मतलब सब रियल नंबर के लिए लेना है, ठीक है। कभी किसी क्वेश्चन में यहाँ पे कोई इंटरवल दे रखा होगा, अभी दिखाऊंगा अगले क्वेश्चन में। तो जब इंटरवल दे रखा होगा तब आपने फिर वो मार्क करना है, ठीक है। मान लो यहाँ पे ऐसा कुछ दे रखा होता है, ऐसे मान लो इसमें दे नहीं रखा, ठीक है। मान लो यहाँ पे इंटरवल हमें दे रखा होता है 1 से 5। क्या दे रखा होता है 1 से 5, तो मैं 1 और 5 लिखता और उनके बीच में जो है बस वही लिखता, यानी फिर मैं -2 को छोड़ देता, ठीक है। मतलब उसने कहा है 1 से 5 के बीच में बताओ बस कहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है। जब उसने कुछ नहीं कहा तो ये पूरी दुनिया में पूछ रहा है कहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है, और हमारी जो पूरी दुनिया है रियल नंबर की वो -∞ से +∞ होती है, सही बात है। अब उसके बीच में 2 आ गए क्रिटिकल पॉइंट, एक 3 और एक -2, उन दोनों को मार्क कर दो, -2 और 3। अब आपने क्या देखना है, अब आपने बस ये देखना है कि आपका जो फंक्शन है, जो उसका डेरिवेटिव आया है एफ डैश एक्स, वो इनमें से कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव है और कहाँ कहाँ पे नेगेटिव है, बस इतना देखना है, ठीक है। तो जिन लोगों ने लीनियर इनइक्वालिटी में मैंने वेवी कर्व मेथड पढ़ाया था वो तो सीधा ही बता सकते हैं कि कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव है, क्योंकि दोनों एक्स पॉजिटिव है इसीलिए इधर आएगा पॉजिटिव, और इनकी पावर्स ऑड है, 1 पावर है, तो ऑल्टरनेट साइन आएंगे। ये जुगाड़ मैंने वेवी कर्व मेथड में बताया हुआ है, जिन्होंने नहीं देखा तो जाके इनइक्वालिटीज़ की वीडियो देखो, वहाँ पे ये सब पता चलेगा। अब जिनको ये सब नहीं पता है तो वो क्या करेंगे, उनके पास भी एक जुगाड़ है, बस थोड़ा टाइम ख़राब होगा। वो भैया वैल्यू पुट कर करके देखेंगे, 3 से इन्फिनिटी के बीच की कोई भी वैल्यू इधर डाल लो, इधर डालनी है। कई बच्चे इधर डाल देते हैं, वैसे दोनों चीज़ें सेम है, लेकिन इधर क्या होता है कई बारी माइनस कॉमन लिया होता है, बच्चे इधर फेंक देते हैं, फिर वो इधर पुट करके देख लेते हैं, तो फंक्शन तो बदल गया ना। तो जब 0 रखने से पहले जो आपका एफ डैश एक्स है वहाँ पे डाल के देखना है। तो इसमें डालोगे जब वैल्यू, इनसे बीच की कोई भी आप डाल लो, वैसे 4 डाल लो, 4 डालोगे सॉल्व करके पॉजिटिव आएगा। तो मतलब 3 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू डालूंगा पॉजिटिव आएगा। तो जिनको मेथड नहीं पता वो वैल्यू डाल डाल के चेक कर लें, इनके बीच की कोई भी वैल्यू डाल के देख लो। एक इधर डालोगे कोई भी वैल्यू है, कोई भी इनके बीच की वैल्यू डालो, बीच की, इनको नहीं डालना, इनको डालने का मतलब 0 आ जाएगा, इनके बीच की वैल्यू डालोगे तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। फिर ऐसे इनके बीच की डाल लोगे तो पॉजिटिव आएगा, आप डाल डाल के चेक कर सकते हो। ये हो गया काम। अब तो क्वेश्चन ही हो गया, बस पता लग तो गया कहाँ पे इंक्रीजिंग है कहाँ पे डिक्रीजिंग। अब आपको क्या करना है, आंसर जो लिखना है एक सुंदर सी टेबल बना के लिखना है, ताकि टीचर को चेक करने में आसानी हो। वो आपका पूरा ड्रामा पढ़े ही नहीं, आपने क्या करा है, चुपचाप आपका आंसर देखे और आपको नंबर दे दे पूरे। तो आपने यहाँ पे 3 कॉलम बनाने हैं। पहले कॉलम में लिखने हैं इंटरवल्स, क्या लिखने हैं, इंटरवल्स। फिर 3 इंटरवल है ना, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने लिखना है अपना साइन ऑफ एफ डैश एक्स, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, कि आपका चेंज कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इधर आपने लिखना है नेचर ऑफ एफ एक्स, फंक्शन का नेचर कैसा है, कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा था उसने, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली के लिए कर रहे हैं, याद रखना, स्ट्रिक्टली के लिए कैसे इंटरवल बनाऊंगा। पहले तो 3 इंटरवल दिख रहे हैं, एक -∞ से -2, एक -2 से 3 और एक 3 से इन्फिनिटी, ठीक है। इन्फिनिटी पे तो भैया ओपन ही लगता है, इसमें तो कोई दिमाग लगाना ही नहीं है, इन्फिनिटी पे तो ओपन ही लगता है। अब उसने स्ट्रिक्टली वर्ड बोला है, स्ट्रिक्टली वर्ड बोला है तो अपने क्रिटिकल पॉइंट्स को आप इंक्लूड नहीं करोगे, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 हो जाता है, लेकिन स्ट्रिक्टली वर्ड लगने के बाद डेरिवेटिव 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए ओपन आएगा सब जगह पे। सब जगह पे क्या आएगा, ओपन। अगर उसने स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं लिखा होता तो फिर मैं क्रिटिकल पॉइंट पे क्लोज्ड लगा देता, क्योंकि तब डेरिवेटिव 0 भी आए तो मेरे को चलेगा, ठीक है ना। पीछे सब समझा चुका हूँ, फिर भी जो बच्चे सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं वो सुन ले। स्ट्रिक्टली वर्ड लिखा है तो क्रिटिकल पॉइंट पे ओपन लगाना है, स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं लिखा है तो क्रिटिकल पॉइंट्स पे क्लोज्ड लगाना है। इन्फिनिटी पे तो आपको पता ही है ओपन ही लगता है, उसमें तो क्या समझाऊँ, ठीक है। चलो अब हमें यहाँ पे लिखना है साइन ऑफ एफ डैश एक्स, कि इस इंटरवल में हमारा एफ डैश एक्स कैसा है, -∞ से -2 के बीच में हमारा एफ डैश एक्स कैसा है, पॉजिटिव है। कैसा है, पॉजिटिव।
इनके बीच में कैसा है नेगेटिव, इनके बीच में कैसा है पॉजिटिव, बस हो गया। तो नेचर कैसा है फंक्शन का इस इंटरवल में, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है ना, कि भैया स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है इस इंटरवल में, इधर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, सही है, इधर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, हो गया क्वेश्चन खत्म, सही है, इजी है ना। डेरिवेटिव निकालो, डेरिवेटिव को जीरो रखो, क्रिटिकल पॉइंट निकालो, क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे लिखो, फिर उन क्रिटिकल पॉइंट्स के बीच में जो इंटर वैल्यू है उन वैल्यू पे चेक करो आपका एफ डैश एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव तो डिक्रीजिंग, खत्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ लो क्या कह रहा है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आएगा ना तो जनरली आपको ये देगा ही, जनरली आपको कोई ना कोई रेंज ऐसे देगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में ड्रामा हो जाता है। आप लोगों ने जिनको थोड़ा बहुत ढंग से पता ही होगा कि साइन को अगर मैं ज़ीरो रख दूं तो साइन क्या सिर्फ ज़ीरो पे ज़ीरो होता है, साइन की वैल्यू किस एंगल पे ज़ीरो होती है, ज़ीरो पे भी ज़ीरो होती है, पाई पे भी, 2 पाई पे भी, 3 पाई पे भी, पाई के सभी मल्टीपल्स पे ज़ीरो होती है। तो ऐसे तो बहुत सारे क्रिटिकल पॉइंट निकल जाएंगे, बंदा कितने इंटरवल बनाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में ये कोई ना कोई इंटरवल आपको ऐसे दे देगा कि बस उसके बीच में ही चेक करो, उसके बाहर मत जाओ, ठीक है, पूरा -∞ से +∞ तक मत जाओ, एक लिमिटेड एरिया में कहेगा चेक करने के लिए। अब जैसे क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल्स टू साइन 3x, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन 3x और x की वैल्यू दे रखी है 0 से π/2। हमें सिर्फ 0 से π/2 को तोड़ना है सब इंटरवल्स में जहाँ पे ये इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, ठीक है। अब मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा तो क्या आएगा भाई, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 3 cos 3x आता है ना इतना तो तुम्हें। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालूंगा तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम एफ डैश एक्स को 0 रख देंगे, एफ डैश एक्स को 0 रखा यानी 3 cos 3x इज इक्वल टू 0, यानी cos 3x इज इक्वल टू 0। अब जो चमत्कारी बच्चे होते हैं, कौन होते हैं चमत्कारी बच्चे, वो क्या करते हैं भैया, वो यहाँ पे कर देते हैं ऐसे, cos 3x, cos 0 होता है 90 पे, cos π/2 तो 3x की वैल्यू π/2, x की वैल्यू π/6, हो गया क्वेश्चन, क्रिटिकल पॉइंट निकल गया। इस क्वेश्चन के हिसाब से तो सही भी हो गया, सही बताऊँ तो तुक्का चल गया उनका, तुक्का चल गया, क्योंकि इनके बीच में π/6 आ रहा है और एक ही वैल्यू आएगी और आएगी भी नहीं। लेकिन cos 0 सिर्फ 90 पे ही नहीं होता भाई, cos काफ़ी जगह पे 0 होता है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना होता है, ऐसे केस में आपको जनरल सोल्यूशन पता होना चाहिए ताकि आप ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ निकाल सको। आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए था ये सुनो, जैसे आपको cos 3x 0 दे रखा था तो आपको पता होना चाहिए cos कब 0 होता है, cos 2n+1 π/2 पे 2n+1 π/2 यानी π/2 के सभी ऑड मल्टीपल्स पे 0 होता है, वेयर n कैन बी एनी इंटीजर। ये आपको पता होना चाहिए था। अगर आपको ये नहीं पता तो एक PDF दिया आपको कुछ पुराने दोस्त वाली, एक PDF है, उसमें मैंने ये सारे जनरल सॉल्यूशन लिखे हैं कि cos कब 0 होता है, जब उसका एंगल 2n+1 π/2 हो, ठीक है, π/2 के सभी ऑड मल्टीपल्स पे cos 0 होता है। तो x की वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ से, 2n+1, ये 3 नीचे आ गया π/6। अब यहाँ के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ के बाद हम n की वैल्यूज़ पुट कर करके देखते हैं जिससे हमारा जो x निकले वो इसके बीच में निकले। समझ रहे हो, ये तो ओरली कर लेता है बंदा। जैसे n को 0 डाला, n को 0 डाला तो π/6 आ गया, एक वैल्यू आ गई, n को 0 डाला तो एक वैल्यू क्या आ गई, π/6 आ गई, सही है। n को नेगेटिव डालूंगा तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, नेगेटिव तो मेरे को चाहिए नहीं। n को 1 डालूंगा तो ये 90 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 90, और n को 2 डालूंगा तो ये 90 से ज़्यादा आ जाएगा, ऑब्वियस है। तो 90 से ऊपर तो मेरे को जाना ही नहीं ना, 90 से ऊपर तो मेरे को जाना ही नहीं है, सही है। तो बस यही आएगी वैल्यूज़। तो देखो 2 वैल्यूज़ आ गई ना, एक π/6 आया, एक π/2 आया, समझ गए, एक π/6 भी आया और एक π/2 भी आया। तो ये तरीका सही नहीं है भाई, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है। और किसी को अगर जनरल सॉल्यूशन में नहीं पता तो एक जुगाड़ और बता देता हूँ, सुन लो।
एक और जुगाड़ है, बहुत जुगाड़ है भाई, जो तुम्हें समझ आए कर लेना। ये तो पहला तरीका जो कि गलत था, ये दूसरा जो कि सही था, और अब तीसरा देख लो, वो भी चल ही जाएगा, लेकिन वो कब चलेगा बता रहा हूँ। जैसे cos 3x आपका 0 है, अगर तो सामने आपकी वैल्यू 0 है ना, 0 ही होनी चाहिए, अगर 1 हुई तो लफड़ा हो जाएगा, क्योंकि 0 पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी करो 0 ही रहता है, लेकिन 1 तो पॉजिटिव नेगेटिव करके बदल जाएगा ना। तो अगर तो सामने 0 है तो एक जुगाड़ और चल जाएगा, तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको पता होता है ना cos कहाँ 0 है, cos 90 पे 0 होता है, किस पे, π/2 पे। अब क्या करो, इसमें पाई ऐड करते चले जाओ, इसमें पाई ऐड करते जाओ। π/2 में पाई ऐड करूँगा तो 3π/2, फिर पाई ऐड करूँगा तो 5π/2, ऐसे वैल्यूज़ आती जाएंगी, सही है। फिर आपने क्या करना है, अपनी x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 3 नीचे आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी π/6, इसके नीचे भी 3 आएगा तो ये हो जाएगी π/2, इसके नीचे भी 3 आएगी 5π/6, ऐसे चलती जाएगी। अब मेरे को पता होना चाहिए मेरे को π/2 तक लेनी है, तो आगे वाली तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा, ये बस यही 2 बचेगी। तो एक तरीका ये होता है, ठीक है। एक तो होता है जनरल सोल्यूशन लगा लो, एक क्या है, अगर सामने 0 है तो आप पहला एंगल लिख लो जहाँ आपको पता है वैल्यू 0 है। पहला एंगल तो पता ही होगा ना, वो तो पता ही होता है cos कहाँ पे 0 है। उसके बाद उसमें पाई ऐड करते जाओ, बहुत सारी वैल्यूज आएंगी, सिर्फ वो वाली रख लो जो इसके बीच में लाए कर रही हैं, ठीक है। ये 2 मेथड हो गए, लेकिन ये मेथड तभी चलेगा जब इधर 0 हो, याद रखना। सबके लिए चलेगा, साइन cos tan कुछ भी हो, साइन cos tan कुछ भी हो, सबके लिए चलेगा, लेकिन अगर यहाँ 1 हुआ तो नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया भैया, ये अपनी वैल्यूज आ गई। क्या क्या आई है, 0 से π/2 तो हमको दे ही रखा था, तो हमें उसके बीच में ही चेक करना था। एक वैल्यू और निकल गई π/6। अब हमें चेक करना है f' किधर पॉजिटिव है और किधर नेगेटिव है। तो ये तो सीधा ही दिख रहा है अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो। देखो पहला इंटरवल क्या है हमारा, x की वैल्यू जो है वो पहले इंटरवल में क्या है, 0 से π/6, 0 से π/6। चेक हमेशा बीच में करना है ना, तो इसलिए यहाँ पे इक्वल नहीं लिखा। x की वैल्यू 0 से π/6 है, तो 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू अगर 0 से π/6 है तो 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 से 90, 0 से 90, यानी जो एंगल 3x को क्यों चेक कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा एंगल 3x है, ये है ना f', मेरे को इसी को तो चेक करना है पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो 3x जो है वो 0 से 90, 0 से 90 मतलब पहला क्वाड्रेंट, cos पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव हो गया, सही है। ऐसे इधर x क्या है, π/6 से π/2, एंगल कितना है यहाँ पे 3x, 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, कितना आ गया, यहाँ पे आ गया π/2, यहाँ पे क्या आ गया 3π/2। π/2 से 3π/2 कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, दूसरा और तीसरा, दोनों क्वाड्रेंट आ गए, दूसरा और तीसरा दोनों क्वाड्रेंट। तो अगर cos का एंगल दूसरे और तीसरे किसी भी क्वाड्रेंट में होता है तो cos वहाँ क्या होता है, नेगेटिव। तो पता चल गया f' कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है, सही है। और ये मेथड भी तुमको बुरा लग रहा है तो भाई बीच की एक वैल्यू डाल के चेक कर लो, बस इनके बीच की वैल्यू डालो, पता लग जाएगा कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है, सही है। तो अब पता लग गया कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव, आंसर तो लिख ही दोगे। उसने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछा था, क्या पूछा था, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताने के लिए क्या लिखोगे, जब आपको इंक्रीजिंग इंटरवल बताना हो, अगर इंक्रीजिंग इंटरवल, वो टेबल बना के लिखना, मैं तो ऐसे ही लिख रहा हूँ। इंक्रीजिंग इंटरवल बताना है तो पॉजिटिव इधर है ना, तो हम 0 से π/6 लिखेंगे। क्लोज्ड क्यों लगा रहा हूँ भाई, क्लोज्ड क्यों लगा रहा हूँ पता है ना, क्लोज्ड में क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड कर लेते हैं, इंक्रीजिंग में करते हैं ना। इंक्रीजिंग में अगर हमारा डेरिवेटिव 0 भी हो तो भी चलेगा, तो क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड करना है। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता तो π/6 पे ओपन आता, क्या आता, ओपन। डिक्रीजिंग इंटरवल लिखना है तो क्या लिखूंगा, π/6 से π/2 हो गया क्वेश्चन। ये इंक्रीजिंग इंटरवल, ये डिक्रीजिंग, वही उसने पूछे थे। अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछ रहा होता, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताओ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या आता है, यहाँ पे कैसा इंटरवल बनता, 0 पे तब भी क्लोज्ड ही बनता, π/6 पे ओपन बनता, ये सुन लो ध्यान से। अगर इसने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछा होता 0 पे तब भी क्लोज्ड ही आता, क्योंकि 0 डालने से हमारा f' 0 नहीं हो रहा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में हम क्या ध्यान रखते हैं कि वो पॉइंट हमें नहीं लेने होते जिससे हमारा f' 0 हो जाए। तो 0 डालने से कोई हमारा f' 0 थोड़ी हो रहा है, नहीं हो रहा ना। और उसने 0 को बोला था इंक्लूड करो, इसीलिए कर लिया। अब इस वाले की अगर बात करूँ तो, इस वाले की अगर बात करूँ तो π/6 पे तो अभी भी ओपन आएगा,
π/2 पे भी ओपन आएगा, क्योंकि π/6 और π/2 दोनों ही इसमें डालने से 0 हो रहा है, जबकि क्वेश्चन में π/2 पे क्लोज्ड था, लेकिन मैं फिर भी ओपन लगाऊंगा अगर उसने स्ट्रिक्टली पूछा है तो, क्योंकि π/2 डालने से डेरिवेटिव 0 हो रहा है, और स्ट्रिक्टली में वो पॉइंट नहीं लेते जहाँ पे डेरिवेटिव 0 हो रहा हो। याद रखनी है भाई बात, इंक्रीजिंग में वो पॉइंट ले लेते हैं जहाँ पे डेरिवेटिव 0 हो, स्ट्रिक्टली में वो पॉइंट नहीं लेते जहाँ पे डेरिवेटिव 0 हो रहा हो। ठीक है, 0 को क्यों लिया मैंने, क्योंकि क्वेश्चन में 0 पे क्लोज्ड था और उस पर 0 नहीं हो रहा था डेरिवेटिव, इसीलिए मैंने उस पर क्लोज्ड लिया है। अगर स्ट्रिक्टली पूछा होता तो, खैर क्वेश्चन में तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछा ही नहीं था, तो चुपचाप सब जगह क्लोज लगा दिया, खत्म। लफड़ा कब होगा, जब स्ट्रिक्टली पूछेगा। तो स्ट्रिक्टली में वो पॉइंट नहीं लेने जहाँ पे 0 हो रहा हो, यानी क्रिटिकल पॉइंट को तो लेना ही नहीं, कभी भी क्रिटिकल पॉइंट पे ओपन ही लगाना है हमेशा, कभी भी क्लोज्ड नहीं लगाना अगर स्ट्रिक्टली पूछा हो। और बाकी जो 2 पॉइंट क्वेश्चन में दे रखे हों उन पे आपको देखना पड़ेगा, क्वेश्चन में जैसा दे रखा है वही लगाना चाहिए वैसे, लेकिन अगर उन दोनों में से कोई क्रिटिकल पॉइंट बन गया तो उस पर ओपन लगाना, नॉन क्रिटिकल पे क्लोज्ड लगाना। ये बातें सारी ध्यान रखनी है जो नंबर कटवाती हैं पेपर में। आ जाओ, अब देखो अगला क्वेश्चन है, और ये एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, और हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है आज का। एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है और लास्ट भी है। ठीक है, इसके बाद अपना काम खत्म। और इसने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल्स पूछे हैं, करते हैं। एफ एक्स क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, सही है। तो हमने इसका डेरिवेटिव निकाला है एफ डैश एक्स, क्या आ गया भैया, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आ गया। अब क्या करूँ, अब क्या करूँ इसको, देखो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या करूँगा, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स एफ डैश एक्स को 0 रख दूंगा। एफ डैश एक्स को 0 रखा तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स क्या आ गया अपना 0, यानी कॉस एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, सही है। कॉस को नीचे ले जाऊँ अगर तो 1 इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा, समझ गया कि नहीं समझे। ये कॉस वहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है भाई, टैन एक्स होता है। तो टैन एक्स किसके इक्वल आ गया, 1 के। अब टैन का जनरल सोल्यूशन पता है तुमको, टैन का जनरल सोल्यूशन, टैन 45, पहले तो 1 पे 1 कितने पे होता है 45 पे, है ना। अब अपना टैन का जनरल सोल्यूशन होता है x इक्वल टू एन पाए प्लस π/4, मतलब एन पाए प्लस थीटा, जो भी आपका थीटा आया। ठीक है, अब क्या करोगे यहाँ पे, ये तो पता ही है n इंटीजर होना चाहिए, और आपको जो x की वैल्यू चाहिए याद रखना वो कहाँ से कहाँ तक चाहिए, 0 से 2π तक, ऐसा इसने बोला है क्वेश्चन में। x की वैल्यू 0 से 2π तक चाहिए, तो इसमें नेगेटिव तो डालने का मतलब ही नहीं है, कोई पॉजिटिव ही डालोगे। तो 1 डालोगे, पहले 0 डाल लो, 0 डालोगे तो एक π/4 आ गया, 1 डालोगे तो 5π/4 आ गया, 2 डालोगे, 2 डालेंगे तो 9π/4 ज़्यादा हो जाएगा, तो बस यही 2 वैल्यू आएगी, एक π/4 और एक 5π/4, सही है, हो गया। तो अब क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे। टैन में वो फंडा भी चल जाएगा जो तुम्हें जुगाड़ बताया था, देखो जिनको नहीं पता, टैन में तो 1 वाला जुगाड़ भी चल जाएगा, सिंपल 1 भी चलेगा, क्योंकि टैन पाई प्लस थीटा 2π प्लस थीटा सब पॉजिटिव होता है। जैसे अगर आपको जनरल से नहीं निकालना, टैन x 1 के इक्वल है आपका, तो आपको पता है टैन x 1 के इक्वल है, तो जो 1 है वो 45 पे होता है, तो टैन π/4 आ गया यहाँ से। अब आपने क्या करना है, x की एक वैल्यू तो π/4 आ गई, फिर इसमें पाई ऐड करते चले जाओ, तो π/4 में पाई ऐड करूँगा तो 5π/4, और फिर पाई ऐड करूँगा तो 9π/4, 9π/4 तो भैया 2π से ज़्यादा हो गया, तो इसको छोड़ देंगे, ये 2 वैल्यूज़ आ गई, सही है। अब अपना नंबर लाइन बनाई, कोने पे क्या लिखना है, 0 और 2π, 0 और 2π, सही है। और बीच में अपने क्या क्या नंबर आ गए, एक आ गया π/4, एक आ गया 5π/4। अब पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना है, क्या चेक करना है, पॉजिटिव नेगेटिव। एफ डैश एक्स क्या था अपना, एफ डैश एक्स था कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब आप इनके बीच की कोई भी वैल्यू डाल के चेक कर सकते हो, कोई भी वैल्यू डाल के चेक कर सकते हो। जैसे आपने इनके बीच की वैल्यू डाली π/6, 30 डाल देता हूँ, है ना। कॉस π/6 कितना होता है, कॉस 30 कितना होता है भाई, √3/2, और साइन 30 1/2, √3 1 से बड़ा होता है इसलिए पॉजिटिव आ गया, तो ये पॉजिटिव आ गया, ठीक है।
बाकी ऑल्टरनेट ही आएंगे, आप चेक करके देख सकते हो। ये आ गए, कुछ भी वैल्यू डाल लेना भाई जो दिल करे, ठीक है। अब एक तरीका और भी था देखने का, वैसे इतनी वैल्यू डालने की ज़रूरत भी नहीं थी। अगर आप सीधा ही आपको पता हो कि 0 से 45 तक कॉस बड़ा होता है साइन से, अगर आप इनके ग्राफ भी देखोगे तो 0 से 45 तक कॉस जो है वो साइन से बड़ा होता है, इसलिए पॉजिटिव आया। बाकी फिर ऑल्टरनेट ही आएंगे क्रिटिकल पॉइंट के बाद, ऑड पावर है ना तो ऑल्टरनेट ही चलेंगे, सही है। एक तरीका और भी था करने का, और उससे वैल्यू भी निकल जाती है। ऐसी कई तरीके हैं निकालने के। वैसे पहले मैं आंसर लिख दूँ आपको, फिर अलग अलग तरीके बताता हूँ। फिलहाल ये पॉजिटिव नेगेटिव पता चल गया, तो अब आंसर कैसे लिखोगे भाई? वही टेबल बनानी है, 3 कॉलम बनाने हैं। यहाँ पे क्या लिखना है आपको? इंटरवल्स। यहाँ पे क्या लिखना है? यहाँ पे इंटरवल थे ना, यहाँ पे क्या लिखते थे? साइन ऑफ एफ डैश एक्स। और यहाँ पे क्या लिखते थे? नेचर ऑफ एफ एक्स, नेचर ऑफ फंक्शन। साइन किसका है? एफ डैश का, उसके डेरिवेटिव का। नेचर किसका बता रहे हैं? फंक्शन का। इंटरवल्स क्या क्या बन गए? एक 0 से 45, एक 45 से 5 पाई बाय 4, एक 5 पाई बाय 4 से 2 पाई। ये हमारे बन गए इंटरवल्स। अब ओपन क्लोज्ड कहाँ पे आएगा? ध्यान से सुनो, स्ट्रिक्टली वर्ड आ रहा है, स्ट्रिक्टली। तो क्रिटिकल पॉइंट्स पे तो ओपन ही लगाना है चुपचाप, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या होता है? 0, और स्ट्रिक्टली में डेरिवेटिव 0 नहीं होना चाहिए। तो हमारे 2 क्रिटिकल पॉइंट थे, एक पाई बाय 4, एक 5 पाई बाय 4। तो इन पे तो चुपचाप ओपन लगा दो। क्या लगा दो? ओपन। अब रही बात 0 की और 2 पाई की, तो 0 और 2 पाई हमारा क्रिटिकल पॉइंट तो नहीं है ना। तो क्वेश्चन में जाके देखो वहाँ क्या लगा हुआ है। क्वेश्चन में वहाँ पे इक्वल लगा हुआ है ना, इक्वल लगा हुआ है, तो क्लोज्ड आएगा। क्या आएगा? क्लोज्ड। क्योंकि क्वेश्चन में इक्वल था इसीलिए क्लोज्ड लगाया। क्वेश्चन में इक्वल नहीं होता ओपन लगाता। लेकिन मान लो क्वेश्चन में इक्वल होता, फिर भी इनमें से कोई हमारा क्रिटिकल पॉइंट होता, तब मैं उसको ओपन ही करता। क्रिटिकल पॉइंट पे तो ओपन ही आएगा, चाहे क्वेश्चन में कुछ भी दे रखा हो, अगर स्ट्रिक्टली पूछा है तो। ठीक है, अब तो हो गया क्वेश्चन। पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग मतलब कि ना भाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिख देना, ठीक है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली तो पूछा उसने, सबके आगे लिख देना। ठीक है, क्वेश्चन हो गया डन भाई। एक तरीके से और करा देता हूँ उसको, वैसे वीडियो बहुत लंबी हो गई है। एक काम करूँगा, आप लोगों को करके ही भेज दूँगा दूसरे तरीके से, ठीक है, समझ आ जाएगा। चलो बाय, थैंक यू। अब आज आप लोगों ने होमवर्क में क्या करना है दिखाऊँ? ये है भाई होमवर्क। 6.2 के सारे क्वेश्चन करने हैं एनसीईआरटी के विद एग्जांपल्स। मिसलेनियस में क्या क्या करना है? एग्जांपल 47 और 48 करने हैं, और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करना है। जो मिसलेनियस की एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करना है, और एग्जांपल सिर्फ 47 और 48 करने हैं, बाकी नहीं करने। ठीक है, और एक्सरसाइज 6.2 तो करनी है विद एग्जांपल्स। उसको कर दूंगा एक और तरीके से सॉल्व, लगे हाथ कर देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे। देखो, हमारा एफ डैश एक्स था, उसमें कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, एक जुगाड़ है ये, वैसे तो जुगाड़ खैर जुगाड़ ही है, पता नहीं आप लोगों को अजीब ना लगे कहीं। मैंने क्या करा है, इसको √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। किससे करा है भाई? √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, अब ये 1/√2 को साइन 45 लिख सकता हूँ, इस 1/√2 को कॉस 45 लिख सकता हूँ। इससे आपको फिर ना पॉजिटिव नेगेटिव देखने में भी थोड़ी आसानी होगी। साइन ए माइनस बी बन गया, बन गया कि नहीं बन गया? साइन ए माइनस बी हो गया। अब इससे आप क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो। कैसे निकालोगे क्रिटिकल पॉइंट? एफ डैश एक्स को 0 रखोगे, एफ डैश एक्स को क्या करोगे? 0 रखोगे, तो √2 साइन π/4 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। तो साइन π/4 माइनस एक्स क्या हो गया? 0 हो गया। और ये पता है तुम लोगों को कि साइन 0 कब होता है? साइन पाई के सभी मल्टीपल्स पे 0 होता है। तो π/4 माइनस एक्स किसके इक्वल हो गया? n पाई के। तो x की वैल्यू क्या आ गई? π/4 माइनस n पाई। अब आप n को यहाँ पे पुट करके देख लो, आपको पता लग जाएगा क्या क्या वैल्यू आ रही है। सही है, n को अगर 0 रखोगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, 0 रखोगे तो क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी, सॉरी, π/4 आ गया। और अगर n को बढ़ाओगे आप तो वैल्यू नेगेटिव चली जाएगी, तो n को कम करो, n को कम करो, n को -1 रखूँगा तो 5 π/4 आ जाएगा। तो ये 2 वैल्यू मिल गई। अब आपको चेक सिर्फ पूरे को नहीं करना पड़ेगा ना, कॉस माइनस साइन को चेक करना थोड़ा मुश्किल है, इसको चेक करना थोड़ा आसान है। इसको चेक करना आसान है, ये सिर्फ एक साइन है, आपको साइन को चेक करना है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव।
इजीली चेक हो जाता है फिर इंटरवल्स के बीच में। ठीक है भाई, तो ख़त्म क्लास, होमवर्क कर लेना भाई। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ख़त्म। अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे मैक्सिमा मिनिमा। चलो बाय, थैंक यू।